वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है बेटा। और हमने जो है इससे पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको जो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपको पढ़ा दिया था। साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बता दिया था, जिसमें हमने जो है मेटल्स के रिएक्शन किए थे। एयर के साथ उसका रिएक्शन किया था, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया था। फिर हमने जो उसका वाटर से रिएक्शन किया था। इसी तरीके से हमने जो है मेटल का डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन किया था और साथ ही साथ मेटल का अदर मेटल सोल्ट के साथ जो है रिएक्शन किया था बेटा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में आ जाता है, यानी कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक के आने की जो प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और वैसे भी इस चैप्टर का जो पूरा कोर कंसेप्ट है वो इसी के पार्ट से यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज से ही आपका जो है डिसाइड होगा। तो आज की क्लास में हम पूरा फोकस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इस पे फोकस करते हुए पूरी क्लास जो है हम रन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पहले रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो मेटल को इस तरह से अरेंज करना एक वर्टिकल कॉलम में कि उनका जो ऑर्डर हो वो डिक्रीजिंग फॉर्म में, यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल आपका जो है ऊपर की तरफ हो और लो रिएक्टिव मेटल जो है उस टेबल में नीचे की तरफ हो। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको बनाना ही हम लोग इसको क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज जो है कहते हैं। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, इन एक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस एट द टॉप वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो बॉटम में रखा जाएगा। द मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, द मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव ग्रेट टेंडेंसी टू लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। सो मोर रिएक्टिव मेटल जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और मेटेलिक करेक्टर उसका होगा। हैंस द मेटेलिक करेक्टर ऑफ मेटल डिक्रीज होगा टॉप टू बॉटम में जब हम जाएंगे, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो उसका जो मेटेलिक करेक्टर है वो लॉस होगा। इस सीरीज के अंदर हम जो है हाइड्रोजन का भी यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन जो है बताएंगे इस सीरीज में जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन हम इस सीरीज में इसको जो है कंपेयर करने के लिए जो है इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए वही एक्सप्लेन किया है, हाइड्रोजन ऑल्दो ए नॉन मेटल has included in the activity series of metal only for comparison. Apart from it, hydrogen atom also have tendency to lose its valence electron and form cation। ये हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो कटायन फॉर्म करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और जो है कटायन फॉर्म करता है। तो द मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, जब मैं पूरी एक्टिविटी समझाऊंगा सीरीज बताऊंगा तब आपको बताऊंगा जो मेटल इस एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होंगे, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, वो आपका जो है रिएक्शन करने के बाद वाटर और एसिड से रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस देंगे। जो मेटल इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो वाटर और एसिड से रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। तो देखिए एक बार हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ को यहाँ से एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें जो है आपको कवर करना है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, टीन, लेड, और मैंने बताया हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, बट वी यूज़ इट फॉर कंपेरिजन। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। देखिए आपको मैंने जो सीरीज कराई है बच्चों, ये थोड़ी सी मैंने एनसीईआरटी से एडवांस लिया है। एनसीईआरटी में कुछ एक एलिमेंट्स नहीं दिए हैं, मैं अभी आपको जो है उसको कंपेयर करके बता दूंगा, बट ये कंप्लीट आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। तो देखिए हाई रिएक्टिव मेटल कौन से हुए आपके? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, ये सब रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और आपका कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है मेटल आपका हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है आपका ऊपर की तरफ है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि अप है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। और जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे की तरफ जो अप टू डाउन जा रहा है उसमें आपकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज ये हमेशा घटती जाएगी। देखिए इस ऑर्डर में जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कम होती जाएगी। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ आपका जो है होगा। तो यहाँ पे मैंने समझाया आपको किस तरह से आपकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज चलेगी।
तो देखिए अब हम लोग जो है इस सीरीज को कैसे याद करेंगे, यानी कि इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम एक जो है ट्रिक पढ़ लेते हैं। जैसे इसको याद करने के लिए मैंने अपनी तरफ से जो सिंबल्स बनाए हैं उसमें मैंने एक वर्ड याद किया है, मिस्टर PSC, है ना। मान लीजिए किसी का नाम है मिस्टर PSC मैजेंटल, MAZINTL, मिस्टर PSC मैजेंटल, HCMSGP। आप अगर इस एक्रोनियम को याद रखते हैं तो आप इस सीरीज को जो है बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, मिस्टर PSC मैजेंटल। देखिए मिस्टर PSC, तो मिस्टर का तो कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है, PSC MAZINTL, इसको लिख के याद कीजिएगा, HCMSGP। तो मिस्टर PSC मैजेंटल HCMSGP। यहाँ पे P किसके लिए, पोटेशियम के लिए, S किसके लिए, सोडियम के लिए, C किसके लिए, कैल्शियम के लिए, M किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, A किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, Z किसके लिए, जिंक के लिए, I किसके लिए, आयरन के लिए, N किसके लिए, निकल के लिए। सिंपल नाम से ही ट्रिक बनाई है। T किसके लिए, टीन के लिए, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मर्क्यूरी, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर मैग्नीशियम था यहाँ मर्क्यूरी, S फॉर सिल्वर, ऊपर सोडियम था यहाँ सिल्वर है, गोल्ड प्लेटिनम। ये तीनों तो वैसे भी आपको याद होंगे, बट इसको आप सिंपली याद करेंगे, मिस्टर PSC मैजेंटल HCMSGP, मिस्टर PSC मैजेंटल HCMSGP। 5 बार इसको लिखेंगे, याद हो जाएगा। अब देखिए NCERT में जो टेबल दिया है एक बार उसको हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं। तो NCERT में आपको सिंपल दिया है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दिया है सेम, एल्यूमिनियम दिया है, जिंक दिया है, आयरन दिया है। आयरन के बाद वो डायरेक्ट NCERT जो है लेड लिख रहा है, यहाँ पे हमने जो है निकल यहाँ पे इंसर्ट किया है। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन NCERT ने भी दिया है, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड NCERT ने, प्लेटिनियम नहीं दिया है, बट आप उसको लिख सकते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ऊपर रहेगा बेटा, और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है नीचे रहेगा। तो हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी आपका जो मेटल, यानी कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम ये हमारा टॉपिक कवर हो गया स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज आपकी मेटल के लिए रन करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि मेटल और नॉन मेटल जो है किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो देखिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को इसमें काफ़ी डाउट रहता है। तो वो सब डाउट आपका नहीं रहेगा अगर आप इस क्लास को ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका 9th क्लास का जो है कंसेप्ट भी आ जाता है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कोई भी एलिमेंट्स जब रिएक्शन करते हैं तो वो इसलिए रिएक्शन करते हैं ताकि वो जो है स्टेबिलिटी गेन कर सके, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस तरह से वो रिएक्शन करेंगे कि वो या तो डुएट 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में पूरा करे या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। तो इस तरह के जब रिएक्शन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल, यानी कि एटम ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो है रिएक्शन करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कंबाइनिंग एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि द फोर्स विच होल्ड ए नंबर ऑफ एटम टुगेदर विद इन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है, यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो ये वो फोर्स है जो कि नंबर ऑफ एटम्स को, या चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में हो चाहे वो मॉलिक्यूल फॉर्म में, उसको होल्ड किए रखती है। तो देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एन एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो स्टेबल होता है, 9th में पढ़ा है। देयरफॉर एवरी एटम विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल हैज़ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो वो अपने आप को जो है ऑक्टेट का जो है इलेक्ट्रॉन वो पूरा करना चाहेगा, एक्वायर करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो दिस टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट इज द कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो दिस इज द रीजन वाई मेटल एंड नॉन मेटल या कोई भी जो एलिमेंट है वो क्यों रिएक्शन कर रहा है, उसका मैंने आपको जो है रीज़न बता दिया। वो या तो अपना डुएट पूरा करेगा या अपना जो है ऑक्टेट पूरा करेगा, तो इसीलिए जो है वो रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए और एक्सप्लेन किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया द एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो अटेन करे एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा कि नोबल गैसेज में होता है। तो नोबल गैसेज में जो आपका कन्फिग्रेशन होगा उसको अटेन करने के लिए वहाँ पे जो है रिएक्शंस होंगे। चलिएगा, तो बढ़ते हैं ऑक्टेट रूल की तरफ। तो द वेरियस मेथड बाय विच एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो देखिए मैंने आपको ठीक है 9th में भी पढ़ा है
ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, बाय ट्रांसफर ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एटम, या तो वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। बट याद रखिएगा, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कंडीशन है आपका जो है, अगर ठीक है 6, 7, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम 8 में से माइनस करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। तो चलिए वो खैर 9th की बात है, अभी हम 10th में पढ़ लेते हैं इसको। या वो गेन कर सकता है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, या वो क्या कर सकता है, शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट से वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। यानी कि सिंपल है, इट कैन गेन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, और इट कैन शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम्स। तो इस तरह से वो जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। यानी कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कुछ तरीके जो है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, ये सब वो एक्वायर करेगा। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं हम लोग। रूल ऑफ डबलेट है ना, डबलेट का रूल क्या है, तो देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम इज स्टेबल बिकॉज इट अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। हाइड्रोजन भी कंप्लीट करता है डबलेट बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि आउटमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबलेट रूल। डबलेट का मीनिंग क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। तो इसके लिए देखिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 9th क्लास में पढ़ा है, द सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स और एनर्जी शेल ऑफ एन एटम इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में या एनर्जी शेल ऑफ एटम में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी कि एक ऐसा तरीका जिससे इलेक्ट्रॉन को किसी एनर्जी शेल में या ऑर्बिट में फिल किया जा सके, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके लिए देखिए हमने बोर एंड बरी रूल पढ़ा है 9th क्लास में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन एनी एनर्जी लेवल इज गिवन बाय 2n² के फॉर्मूले से हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ शेल होती हैं, जैसे K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू में, यहाँ पे देखिए N की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर आपका आएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो K शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो है 2 हो जाएगा। इसी तरीके से L शेल के लिए आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू में 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है M शेल के लिए 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, यानी कि आपका जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका जो है 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। N शेल में 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रॉन आप इसको फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 7 नंबर ऑफ सेल आपकी जो है पॉसिबल हो सकती है इस तरीके से। वो भी हम 10th क्लास में चैप्टर 5 में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम से समझाया इसमें। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल, दिस इज थर्ड सेल एंड दिस वन इज फोर्थ सेल। तो फर्स्ट सेल को मैंने नाम दिया फर्स्ट एनर्जी लेवल, K शेल, L सेल, M सेल, N सेल। तो यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जरा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ एलिमेंट्स का देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट है, जैसे कोई नोबल गैसेज है, ठीक है, और कुछ एलिमेंट ले लेते हैं नोबल गैसेस के, कुछ मेटल्स के ले लेते हैं, कुछ नॉन मेटल कंसीडर कर लेते हैं, उनका एटॉमिक नंबर लिख के उनका कन्फिग्रेशन जो है हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नोबल गैसेस में। तो नोबल गैसेस में मान लेते हैं हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2 शेल। नियोन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 8, ऐसी आर्गन 18, तो 2, 8, 8। तो देखिए सबके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, बट हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दे ऑल आर स्टेबल। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नोबल गैसेस। इसी तरीके से मेटल्स में पढ़ते हैं। देखिए मेटल में जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। देखिए सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, पोटेशियम में 19, कैल्शियम में जो है आपका 20 एटॉमिक नंबर है। तो इसको देखिए अरेंज जब हम लोग करेंगे कन्फिग्रेशन, मतलब हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 281। सिंपल है, 281, 282, 283, 288। अब देखिए 19 के लिए यहाँ पे 289 आप लिख सकते थे, बट हमने पढ़ा है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में वो 8 ही फिल करना होता है। तो 288 फिर 1 हम इसको तोड़ेंगे, तो 9 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 की जगह हम इसको 8 और 1 के फॉर्म में जो है
ब्रेक करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको जो है 9 भी लिख सकते थे, ठीक है। बट मैंने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फिल करते हैं हम लोग, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं 8, तो इसीलिए हम जो है इसको 9 को ब्रेक करके 8 और 1। इसी तरीके से कैल्शियम का 20, तो कैल्शियम को ब्रेक करेंगे 2 और 8 10, और फिर यहाँ पे हम जो है 10 लिख सकते थे, बट मैंने बताया 10 को फिर से ब्रेक करेंगे 8 और 2 में। तो इस तरह से आपका जो है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 इलेक्ट्रॉन और एन में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए कुछ नॉन मेटल्स के लिए हमें पढ़ना है। तो नॉन मेटल का कन्फिग्रेशन में जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लोग कैसे फिल करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है ये आपका 8 है, फ्लोरीन का 9 है, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। तो देखिए कन्फिग्रेशन 25, 26, 27 और 15 के लिए 285, 286, 287। तो इस तरह से आपका जो है नॉन मेटल का कन्फिग्रेशन। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। देखिए केमिकल बॉन्ड को पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा आपको। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, देखिए केमिकल बॉन्ड है जनरली 2 टाइप का होता है आपका केमिकल बॉन्ड। एक होता है आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, दूसरा आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम जो है वो गेन कर ले, यानी कि एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन, या एक गेन कर रहा है दूसरा लूज करेगा। तो द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल का भी हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं लुईस सिंबल ऑफ एटम, यानी कि हम इसको जो है लुईस सिंबल ऑफ एटम भी कह सकते हैं। तो देखिए लुईस सिंबल ऑफ एटम में किस तरह से आएगा उसको जो है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में देखिए वी नो डैट गेन और लॉस ऑफ और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वैलेंस शेल का यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का हमें अगर लुईस सिंबल ड्रॉ करना है तो हम सिंपली उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका डॉट या क्रॉस वहाँ पे हम लगा देंगे, साथ में जो है उसका सिंबल हम लिख देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि वी नो डैट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द वैलेंस शेल, देयरफॉर वी यूज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन राउंड द एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल के अराउंड ही हम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर लेंगे, यानी कि एक डॉट या क्रॉस वहाँ पे लगा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लुईस सिंबल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे में आपको जो है कुछ एलिमेंट का लुईस सिंबल भी यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया। देखिए एलिमेंट, एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसका लुईस सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ कन्फिग्रेशन आप कर लीजिएगा, तो H के ऊपर जो है आप एक डॉट लगा दीजिए। लिथियम में 3 है तो 2 और 1, तो वैलेंस शेल में वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, एक क्रॉस या डॉट आपकी मर्जी है, कोई भी आप लगा सकते हो। ऐसे ही कार्बन का 6 है तो 2 और 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 4 क्रॉस से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही नाइट्रोजन का 7, 2 और 5, तो नाइट्रोजन को मैंने जो है 5 क्रॉस यहाँ पे लगाया है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 2 और 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए जो है मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लुईस सिंबल में शो किया है। इसी तरीके से फ्लोरीन में 2 और 7, तो 7 मैंने क्रॉस यहाँ पे लगाया है। अब सोडियम में देखिए 281, यानी कि 11 है तो 281, तो 1 एक क्रॉस। मैग्नीशियम में 2 है तो मैग्नीशियम में 2 क्रॉस लगाए मैंने। एल्यूमिनियम में 3, तो 3 क्रॉस। तो इस तरह से आपका जो है लुईस सिंबल आपका जो है चलेगा, यानी कि लुईस सिंबल को हम जो है इस तरह से जो है ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड से जो है आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, और आपको जो है आयनिक बॉन्ड बनाना आना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको टॉपिक सारा ये जो एक्सप्लेन किया है आज की क्लास में, वहाँ से हमें जो है इन सब एलिमेंट्स का आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। तो पहले हम लोग जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। तो इससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम का मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कीजिए 281। तो ये कैसे स्टेबिलिटी गेन कर सकता है,
बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल फॉर्म Na+, तो 2 और 8 एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए, क्लोरीन में क्या है कन्फिग्रेशन 287, देन इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आपका। और जो है क्लोरीन माइनस, माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड हो गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो स्टेबल कन्फिग्रेशन 288 आपका फॉर्म होगा। तो ये जो हमने बनाया, फिर देखिएगा अब सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो मैंने उसको जो है क्रॉस से दिखाया है, और क्लोरीन पे 6 डॉट, 2 4 6 और एक 7 डॉट्स मैंने लगाए हैं, तो ये मैंने दोनों को अलग दिखाया। अभी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, सोडियम विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है यहाँ पे क्लोरीन को लूज़ किया है, देन इट विल फॉर्म Na+, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे गेन किया है, तो इट विल फॉर्म Cl-, तो इसने Cl- बनाया, Na+, Cl-, इन दोनों ने रिएक्शन किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ ट्रांसफ़र किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया NaCl। तो इस तरह से हम जो है NaCl, इसमें सोडियम क्या है आपका मेटल है, Cl क्या आपका नॉन मेटल है, तो दिस इज़ अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और ये कैसा रिएक्शन है, एक आयनिक बॉन्ड आपका जो है बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप और बना सकते हैं। जैसे देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें बिटवीन पोटेशियम एंड क्लोरीन, तो पोटेशियम और क्लोरीन को जो है रिएक्शन कराने से आपका जो है पोटेशियम क्लोराइड जो है बनेगा। तो पोटेशियम का जो कन्फिग्रेशन अभी बताया 19 नंबर है, तो 2881, तो K+ ये फॉर्म करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने शो किया इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, क्लोरीन ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा, तो 288 यानी कि स्टेबल कन्फिग्रेशन गेन करेगा। यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम एक क्रॉस लगाया मैंने, आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 डॉट लगाया, तो ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, इट विल फॉर्म K+, और Cl- ये इधर फॉर्म करेगा, तो K+ Cl- दोनों बैलेंस करके KCl प्रोडक्ट आपका बना लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है पोटेशियम क्लोराइड इससे फॉर्म हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम और क्लोरीन के रिएक्शन करने से पोटेशियम क्लोराइड जो है आपका बन जाता है। तो ये बन गया आपका पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरीके से हम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम और क्लोरीन भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम और क्लोरीन भी जो है बना सकते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम और क्लोरीन को कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो है हम मैग्नीशियम का पहले कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का 282, तो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, मैग्नीशियम Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब जबकि हमें जो है मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हम इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कैसे पूरा करेंगे, तो देखिए मैग्नीशियम को ऐसे समझ लीजिए कि मैग्नीशियम के साथ जो है कोई एक पर्सन जो है फाइट कर रहा है, और वो जो है मैग्नीशियम के दोनों हाथ में, मान लीजिए कोई तलवार है, तो उसको जो है अपने दोनों हाथों से अगर फाइट करनी है तो 2 व्यक्ति के साथ उसको जो है फाइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन करने के लिए मैग्नीशियम जो है अकेला और क्लोरीन जो है हम 2 यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये देखिए मैग्नीशियम 2 क्रॉस से मैंने दिखाया, क्लोरीन को मैंने डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया है, ठीक है, देखिए रेड कलर से शो किया हुआ है। तो मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम 2+, और इधर जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो Cl-, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया, इधर भी Cl-, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, देन प्रोडक्ट इज फाइनली MgCl2, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड इज द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब तक आप वैलेंसी पूरी नहीं करोगे, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ की वैलेंसी आप पूरी नहीं करोगे, तब तक आप जो है आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाओगे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, बिटवीन लिथियम एंड फ्लोरीन इन लिथियम फ्लोराइड। तो देखिए लिथियम एंड फ्लोरीन किस तरह से रिएक्शन करेगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 होता है, तो लिथियम 2 और 1 कन्फिग्रेशन, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लिथियम प्लस फॉर्म करेगा। और इसी तरीके से आपका जो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 और 7 कन्फिग्रेशन, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देन फ्लोरीन माइनस ये फॉर्म करेगा। तो देखिए जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये देखिए लिथियम के लिए मैंने जो है डॉट स्ट्रक्चर बनाया, लिथियम क्रॉस से दिखाया, फ्लोरीन के लिए मैंने डॉट से दिखाया। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि लिथियम लूज़ करेगा, फ्लोरीन गेन करेगा, तो Li+F-, तो ये दोनों जो है लिथियम फ्लोराइड जो है वो फॉर्म कर लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है लिथियम फ्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड में जो है रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैग्नीशियम 282, या और देखिए यहाँ पे कन्फिग्रेशन किया 282+। अब ऑक्सीजन में भी देखिए 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है,
2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने गेन किया, इट विल फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता था और ये ही 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता था। तो देखिए दोनों के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो अदर मॉलिक्यूल इंसर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है मैग्नीशियम के लिए 2 क्रॉस और ऑक्सीजन के लिए आप जो है 6 यहाँ पे लगाइए, यानी कि इसका लोवेस्ट सिंबल आप बनाइए। मैग्नीशियम 2+ यहाँ फॉर्म कीजिए, अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा और ऑक्सीजन उसको गेन करेगा। तो देखिए दोनों की वैलेंसी अब जो है सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे स्टूडेंट 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे शायद मैंने जो है ओनली 1 माइनस लगाया, यहाँ पे आप 2 माइनस इसको, ठीक है, लिख लीजिएगा, तब आपका जो है ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो देखिए Mg2+ ऑक्सीजन का 2-, तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम लोग जो है ध्यान से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए इसमें हमें जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका फिजिकल नेचर, यानी कि आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एंड आर समवट हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो दिस इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने फिजिकल नेचर आपको एक्सप्लेन किया है। तो सॉलिड होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना है तो जनरली ब्रिटल होते हैं। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिएगा द आयनिक कंपाउंड हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे देखिए एक टेबल में भी दिखाया हुआ, वो आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, या इंटर आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो है ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है आयनिक कंपाउंड का होगा। इसी तरीके से सोल्युबिलिटी में आयनिक कंपाउंड में आपका जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट आपका जो है ये सब्सटेंस इनसोल्यूबल होता है केरोसिन में, पेट्रोल में, बेंजीन वगैरह में, डीजल वगैरह में, ठीक है। इन सब सब्सटेंस में जो आपका ये इनसोल्यूबल होते हैं, इसका आपको जो है ध्यान रखना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये जो है जैसे मैंने बताया बेंजीन, ईथर, पेट्रोल लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा आयनिक कंपाउंड जो है कुछ और सब्सटेंस में भी आपका जो है मतलब सोल्यूबल नहीं होता है। तो ये किस किस में सोल्यूबल नहीं होता है, एक तो ईथर में सोल्यूबल नहीं होते, ETHER ईथर, और आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं ईथर के अलावा बेंजीन लिख सकते हैं, BNZENE बेंजीन। तो वही मैंने बताया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सोल्यूबल होता है वाटर में, बट किस किस में नहीं घुलता है, केरोसिन में, पेट्रोल में, डीजल में, ईथर में और बेंजीन में ये डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि वाटर के अंदर जो है अपने आयंस को ब्रेक कर लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से घुल जाता है। इसी तरीके से इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसमें जो है ये देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखिए हमने पढ़ा है ये जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है किसी भी सॉल्यूशन में, उसमें चार्ज पार्टिकल का जो है मूवमेंट होता है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, अगर वो वाटर के अंदर होगा तो उसमें आयंस होंगे, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। मान लीजिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन जो सॉलिड स्टेट में है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत रिजिड स्ट्रक्चर उसका होता है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, इंपॉर्टेंट है, अगर वो पिघले हुए होंगे मोल्टन स्टेट में होंगे देन दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में या अपोजिट चार्जेस के बीच में, वो जो होती है वो ओवरकम करती है, हीट की वजह से जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो आयंस है वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग लगभग अपना ये सारा टॉपिक जो है कवर कर। होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।